जहां कभी खेल का मतलब पसीना, दोस्ती और हंसी होता था, आज वह खेल उंगलियों की हरकत और वर्चुअल हार जीत तक सिमट गया है। गेमिंग की लत जिसको हम कहते हैं, या मोबाइल की लत आम भाषा में कहते हैं, बच्चा मेरा खाली पूरे टाइम फोन देखता रहता है, ये कितनी सही है और इसको कितने अच्छे से पेरेंट्स मैनेज कर सकते हैं? जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, कहते हैं व्हाट मंकी सी दैट मंकी डू। तो जो बच्चा देखेगा वो ही बच्चा करेगा। और आज की जनरेशन में, आज के टाइम में पेरेंट्स के लिए अपने आप को फ़ोन से दूर रख पाना एक चैलेंज है। अगर कोई बच्चा कंटिन्यूअसली या रिपीटेटिवली भी गेमिंग खेल रहा है तो वो कोई बैड हैबिट नहीं है। हमारे ब्रेन की साइकोलॉजी इस तरीके से, सबकॉन्शियस माइंड की साइकोलॉजी इस तरीके से है कि वो चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है। गेमिंग इज नॉट आवर एनिमी, नाइदर मोबाइल इज आवर एनिमी। वी हैव टू चूज आवर एनिमी वाइजली। क्या एकदम बैन लगा देना कि नहीं, आपको नहीं देखना, या सीमाएं तय करना? किस तरह से पेरेंट्स को वर्क करना चाहिए इसके? जब आप चाइल्डिश ब्रेन को ये बोलेंगे कि फोन मत देखो, फोन इज नॉट गुड, फोन इज नॉट गुड, तो वो कहेगा क्या है जो गुड नहीं है, मुझे इसको देखना है। तो गेमिंग है या लत हो गई है, ये रेखा कैसे पता चले पेरेंट्स को? इम्पोर्टेंट ये समझना पड़ेगा कि बच्चे की साइकोलॉजी क्या है। डोंट ट्राई टू कंट्रोल योर चाइल्ड। इफ़ यू ट्राई टू कंट्रोल योर चाइल्ड, दे विल गो आउट, मतलब वो आपके हाथ से बाहर चले जाएंगे। जो बच्चे गेम खेलते हैं जिसमें रैंकिंग्स होती हैं, नंबर होते हैं, कहीं ना कहीं जाकर उनमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है या एक सैड स्टेट ऑफ माइंड बन जाता है। द प्रॉब्लम इज एट द इमोशनल लेवल। कनेक्ट फिर मोबाइल से हो गया, अब वो कनेक्ट हटाने के लिए जब आप कोशिश करेंगे तो वो भी बहुत ईजी एक्सपीरियंस शायद पेरेंट के लिए ना हो। आप उस ट्रिगर पॉइंट को समझे बिना आप अगर बिहेवियर पर एक्ट करेंगे तो यही कॉन्सिक्वेंस होंगे कि ब्रेन को वो चीज़ नहीं मिलेगी जो एक्चुअली में उसको चाहिए होती है, और फिर वो इस तरीके से रिएक्ट करता है। रेदर देन आप फ़ोन छीन लें एकदम से, बेटर होगा कि आप उसके इमोशनल ट्रॉमास को समझें, उसकी बोर्डम को समझें। बोर्डम भी एक कारण हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया। आज का बच्चा मैदान में कम और मोबाइल स्क्रीन पर ज्यादा दिखाई देता है। जहां कभी खेल का मतलब पसीना, दोस्ती और हंसी होता था, आज वह खेल उंगलियों की हरकत और वर्चुअल हार जीत तक सिमट गया है। ऑनलाइन गेमिंग अब सिर्फ मनोरंजन नहीं रही, ये धीरे धीरे बच्चों के समय, ध्यान, भावनाओं और सोच पर कब्जा करती जा रही है। लेवल बढ़ाने की बेचैनी, हार का डर, जीत का नशा और इन सबके बीच असली जिंदगी पीछे छूट जाती है। हाल ही में कोरियन ऑनलाइन गेम से जुड़ी एक घटना में 3 सगी बहनों की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी गेम बच्चों की जान और मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा साबित हो चुका है। बतरस में हम बात करेंगे ऑनलाइन गेमिंग के असली मनोवैज्ञानिक असर की। माता पिता कहाँ चूक रहे हैं, स्कूल और समाज की भूमिका क्या होनी चाहिए, और सबसे जरूरी, हम बच्चों को सुरक्षित, संतुलित और संवाद से भरी जिंदगी कैसे लौटा सकते हैं। इस पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु गौड़ जी हमारे साथ हैं, जो कि एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम चलाते हैं, साथ ही हमें पेरेंटिंग के ऊपर बताएंगे कि किस तरह से पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं दीपक कौल जी, मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र में 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। साइकार्ट नाम की एक संस्था सर चलाते हैं जिसमें कि चाइल्ड साइकेट्रिस्ट और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट इनका समूह है और बच्चों की मदद करते हैं। हिमांशु जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, डिजिटल युग में आज पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? डिजिटल युग में आज के लिए पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आज कंटेंट पे उनका कंट्रोल नहीं है, और बच्चा आज की जनरेशन के हिसाब से अगर वो फ़ोन, क्योंकि मैं कहता हूँ जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, कहते हैं व्हाट मंकी सी दैट मंकी डू। तो जो बच्चा देखेगा वो ही बच्चा करेगा। और आज की जनरेशन में, आज के टाइम में पेरेंट्स के लिए अपने आप को फ़ोन से दूर रख पाना एक चैलेंज है। और जब पेरेंट्स फ़ोन चलाते हैं तो बच्चा भी उनको देखकर वही चीज़ देखता है। आज जो स्क्रीन टाइम है पेरेंट्स का, वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है, बढ़ा है। आज रील्स और आज यूट्यूब पर पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जिसके कर जो बच्चे हैं वो भी उसी फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं, उसी फॉर्मेट को देख रहे हैं। फैमिली न्यूक्लियर हैं। फैमिली न्यूक्लियर होने के कारण आज कहते हैं ना, बोर्डम वाली जो फीलिंग है वो बहुत तेज़ी से जल्दी आ जाती है। तो अक्सर आज बच्चे ये कहते हैं कि मैं बोर हो रही हूँ या मैं बोर हो रहा हूँ। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि बोर्डम को दूर करने के लिए उनको कुछ ना कुछ चीज़ें करनी है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है
वो रिपीटिशन की लैंग्वेज समझता है। एक बार फोन चलाने में कोई हार्मफुल नहीं है, 2 बार चलाने में भी नहीं है, लेकिन जब वो रेगुलरली रिपीटेड मोड में, वो कंटिन्यूस मोड में चलेगी, तो हमारे ब्रेन की साइकोलॉजी इस तरीके से, सबकॉन्शियस माइंड की साइकोलॉजी इस तरीके से है कि वो चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है। अडॉप्ट करने का मतलब क्या है? जैसे गेम्स की हम बात कर रहे हैं, पबजी की बात कर रहे हैं, और भी जो गेम्स हम आज की तारीख में देखते हैं, हर गेम में लेवल्स होते हैं। पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, और ऐसे करके लेवल बढ़ते हैं। सवाल यह है कि लेवल क्यों बनाए जाते हैं? एक ही लेवल क्यों नहीं होता? कंपटीशन बढ़ाने के लिए, हुक करके रखने के लिए। हुक करके रखने के लिए। एक्चुअली ब्रेन की साइकोलॉजी है अडॉप्ट करने की, वो हर चीज को अडॉप्ट कर लेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, उसने पहला लेवल क्रॉस किया, अब अगर वही सेम दोबारा गेम को खेलेगा सेम लेवल पे, तो ब्रेन को कोई डोपामाइन नहीं मिलेगा, किक नहीं मिलेगी, उसको मजा नहीं आएगा। तो ब्रेन को किक देने के लिए, डोपामाइन को रिलीज करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? गेम को थोड़ा सा और टफ बनाना पड़ेगा। और जैसे जैसे वो लेवल बढ़ता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि गेम को और अच्छा डोपामाइन रिलीज करने के लिए उसको एक्सेप्शनल केस पे जाना पड़ेगा। तो ब्रेन क्या हो गया है? पहला तो कंडीशनिंग हो गई, स्टेट एंकर हो गई। दूसरा क्या हुआ है? दूसरा उसके साथ एडाप्टेशन का फिनोमिना सबकॉन्शियस माइंड पे रिपीटिशन मोड में लग रहा है, और हमें पता भी नहीं है वो कितना हार्मफुल हो सकता है। कितना हार्मफुल हो सकता है, ये हम दीपक जी से समझेंगे कि सर ये जो गेमिंग है, या वीडियोस कह लीजिए, जिससे बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं। कई बार हमने देखा है कि गेम्स तो चलिए, जैसे सर ने बताया कि लेवल्स होते हैं, आपको चैलेंज करते हैं। कई बार बच्चे कोई वीडियो देखते हैं और लगातार देखते रहते हैं। कई बार आप देखेंगे कि ये तो मेरा देखा हुआ है, फिर भी वो देख रहे हैं। तो ये जो लगातार कंटेंट जो है एब्जॉर्ब कर रहे हैं बच्चे, इससे कितना असर पड़ता है उनके दिमाग पर, खासकर उनके ध्यान पर और फिर उनके व्यवहार पर? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही पेशेंट्स आते हैं और वो यही बोलते हैं कि बच्चा फ़ोन में घुस गया है। जैसे फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारा दुश्मन है, बट हम इस चीज़ को साइंटिफिकली और क्लिनिकली इससे और डीपर समझते हैं। और हम इसमें करते क्या है कि हम एक्चुअली ये देखते हैं, हमारे लिए अगर कोई बच्चा कंटिन्यूसली या रिपीटेटिवली भी गेमिंग खेल रहा है, तो वो कोई बैड हैबिट नहीं है क्लिनिकली। वो बैड हैबिट तब है अगर उसके पीछे कोई इमोशनल ट्रॉमा छुपा है। क्या वो बच्चा लोनलीनेस से ग्रस्त है? क्या उसके साथ कोई इंसल्ट हुआ है जो कि वो भूल नहीं पा रहा है? क्या उसको कोई ट्रॉमा हुआ है, किसी की डेथ हुई है, किन्हीं की मदर, किन्हीं के फादर बड़ी अर्ली एज में? कोई हीन भावना है या तो कोई हीन भावना है? क्या उसको कंपेयर किया जा रहा है किसी के साथ कि वो बच्चा ऐसा है, आप ऐसे हो? कभी कभी हम ये देखते हैं कि सेक्सुअल असॉल्ट्स भी हुए होते हैं कभी कभी इन चीज़ों में। तो हमें ये ध्यान रखना है कि दो हमारे पास अगर ऑप्शंस हो, एक कि अगर वो रिपीटेटिवली गेमिंग खेल रहा है विद इमोशनली स्ट्रॉन्ग और इमोशनली इंटेलिजेंट, विच वी से, एंड द सेकंड केस इज़ कि वो डिजिटल रिपीटेटिव है बट इमोशनल ट्रॉमा छुपा है उसके पीछे, और इमोशनल निगलेक्ट है, पेरेंट्स उसको टाइम नहीं दे पा रहे, मे बी मोबाइल दे पा रहे। तो जो दूसरा केस है वो हमारा एक्चुअली एक केस है जिस पे हम उस पे करते हैं, काम करते हैं। और ये जो एक्सट्रीम केसेस होते हैं वो यूजुअली वही क्रॉनिसिटी होती है, अगर अनट्रीटेड रहती है या अंडर ट्रीटेड रहती है तो वो इस केस तक पहुंचती है। सो इन नटशेल, gaming is not our enemy, neither mobile is our enemy. We have to choose our enemy wisely. So जब हमें पेरेंट्स को या सोसाइटी को ये पता चलेगा कि हमने एक्चुअली किससे लड़ना है, तो वो लड़ाई और आसान हो जाती है। बिल्कुल, और इसीलिए हम ये बतरस में कार्यक्रम भी कर रहे हैं कि समझा जाए कि हमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या सॉल्व करनी है। सर, हम जैसे कि सर ने बताया कि बच्चे जो हैं वो लगातार देखते हैं। आपने भी बताया कि पेरेंट्स की कहीं ना कहीं मजबूरी बन जाती है कि वो वक्त उनको अपने लिए भी चाहिए होता है, तो कहते हैं स्क्रीन ले लो। लेकिन इसे डील करने का क्या तरीका है? क्या एकदम बैन लगा देना कि नहीं, आपको नहीं देखना, या सीमाएं तय करना? किस तरह से पेरेंट्स को वर्क करना चाहिए इसकी तरफ? पेरेंट्स को, जैसे सर ने बोला कि इसको एनिमी की तरह हमें ट्रीट नहीं करना चाहिए। मतलब ट्रीटिंग दी मोबाइल फ़ोन एज एन एनिमी, ये बिल्कुल गलत रहेगा। क्योंकि आप अगर
बच्चे को ये बोलोगे कि इसको तुम्हें नहीं देखना, तो ब्रेन एक रिवर्स साइकोलॉजी पे काम करता है। ब्रेन के अंदर, और चाइल्डिश ब्रेन तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है, मतलब उसके अंदर हर चीज़ को एक्सपीरियंस करने की इच्छा होती है, क्योंकि लाइफ में वो अभी उसका ब्रेन की लर्निंग मोड चल रहा है, वो हर चीज़ को सीखना चाह रहा है, एक्सपीरियंस लेना चाह रहा है। अगर हम देखेंगे तो बच्चे के अंदर हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है हर चीज़ की। लाइक कोई भी चीज़ आप उसके सामने करेंगे, वो कहेगा मुझे ट्राई करना है, मुझे ट्राई करना है, मुझे खुद से कपड़े पहनने हैं, मुझे खुद से खाना खाना है, मुझे खुद से लाइक रिमोट से मुझे खुद से फ़ोन चलाना है। अगर आप फ़ोन चला रहे हैं तो उसकी क्यूरियोसिटी होगी कि ये जो मम्मा कर रही हैं या जो पापा कर रहे हैं, ये मुझे भी अनुभव करना है। क्योंकि ब्रेन एनवायरनमेंट से अभी लर्निंग ले रहा है, और ब्रेन जो डाटा कलेक्ट कर रहा है एनवायरनमेंट से और उसको जो प्रोसेस कर रहा है, उसके भी लर्निंग मोड चल रही है। इसको ही हम कहते हैं एक्सपीरियंस, इसको हम कहते हैं स्टेट इन दी न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। और जब हम अक्सर बड़े होके वर्ड बोलते हैं कि बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं करे, हमने दुनिया देखी है। तो ये दुनिया देखने का मतलब क्या है कि आपने अनुभव किए हैं चीज़ों को और फिर आपने दुनिया देखी है। तो जब आप चाइल्डिश ब्रेन को ये बोलेंगे कि फ़ोन मत देखो, फ़ोन इज़ नॉट गुड, फ़ोन इज़ नॉट गुड, तो वो कहेगा क्या है जो गुड नहीं है, मुझे इसको देखना है। तो हो सकता है आपके सामने, आपके घर पर, आपकी डांट से या डर से वो ब्रेन फ़ोन का इस्तेमाल ना करे, लेकिन जब वो फ्रेंड के घर में जाएगा या फ्रेंड के पास जाएगा, और वहाँ पर तो आप मौजूद नहीं हो सकते, ज़रूरी हो सकता है कि आप नहीं हो मौजूद, तो वो फ्रेंड के घर पर जाकर फ़ोन देखना शुरू करेगा। क्यों? अब क्यूरियोसिटी और ज़्यादा उसके बढ़ जाएगी कि मम्मा ने मना किया था तो मैं देखता हूँ क्या है इसमें। तो सबसे बढ़िया वे है इसको, पहला जैसे सर ने कहा, डोंट ट्रीट मोबाइल फ़ोन एज एन एनिमी। आप उसको एनिमी की तरीके से ट्रीट मत करिए। तो कैसे उसको ट्रीट किया जाए? पहला, जब आपने उसको एनिमी की तरह से ट्रीट नहीं किया और आपने खुद ही उसको फ़ोन देना, मतलब फ़ोन आप रोक तो सकते नहीं, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। आप उसको क्या कर सकते हैं? आप उसको चैनलाइज कर सकते हैं। चैनलाइज का मतलब क्या है कि आप, जैसे आपने कहा, सीमाएं बांध सकते हैं, या क्या कंटेंट वो कंज्यूम कर रहा है उस पर आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो जिससे क्या होगा, पहला उसका वो जो रिवर्स साइकोलॉजी है उसको आपने टैकल किया, क्योंकि आपने अगर मना किया और आपने उसको दूर रखा तो आपके अंदर एक ये भी फियर होगा कि मेरा बच्चा समाज में, सोसाइटी के अंदर पीछे तो नहीं रह जाएगा। कल ऐसा तो नहीं होगा बच्चा स्कूल जाता है, एवरीबडी इज लाइक स्मार्ट यूजिंग दी फोन, और आपका बच्चा बैठा है उसको तो फोन ही चलाना नहीं आता। सोसाइटल प्रेशर्स भी तो बहुत है। हाँ। तो सोसाइटी, आपको लगेगा यार मेरा बच्चा तो पीछे रह गया आज की तारीख में। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, जैसे हम एज एन बड़े लोग जब बैठते हैं और कोई डिस्कशन होता है एंड यू आर नॉट अवेयर अबाउट द डिस्कशन, तो आपको लगता है यार मैं तो आउट ऑफ प्लेस लगता है। आउट ऑफ प्लेस। तो कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। 100%। मतलब आउटराइट मना करना इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। सर, आपने बताया कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गेमिंग है या लत हो गई है, ये रेखा कैसे पता चले पेरेंट्स को? पेरेंट्स जो है उनको ये पता लगना चाहिए कि गेमिंग या वो लत है, दोनों चीज़ों के बीच में वो डिफ्रेंशिएट क्या करें। इम्पॉर्टेंट ये समझना पड़ेगा कि बच्चे की साइकोलॉजी क्या है, बच्चा क्यों डर रहा है। कहीं ना कहीं उसको वो सेफ जोन नहीं मिल रहा है, से वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा अपने इमोशंस। आपके व्यूवर्स के लिए जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा कि जैसे बड़े लोग सबसे ज़्यादा किससे डरते हैं? मौत से, डेथ से। बच्चे किससे डरते हैं सबसे ज़्यादा? क्योंकि उनको मौत नहीं पता है, वो डरते हैं डिस्कनेक्ट से, कहीं जो जिनको मैं प्यार करता हूँ, जो मेरे माँ बाप है, वो मेरे से दूर ना हट जाए। और जब वो हो रहा है, उनको लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे वो टाइम नहीं दे पा रहे, मेरे को बोलने नहीं देते, मुझे प्रेशराइज करते हैं या चुप करने के लिए बोलते हैं, तो वो बच्चा क्या करेगा? वो बच्चा खाली अपनी एनर्जी या आसान रास्ता ढूंढने के लिए खाली मोबाइल एक तरीका है कि मोबाइल की तरफ, बट सारे बच्चे मोबाइल की तरफ नहीं जाते, कुछ चुप हो जाते हैं, कुछ ओवर परफॉर्म हो जाते हैं। सो सडनली आप देखेंगे वो प्रेशर की वजह से पढ़ाई में बहुत तेज हो गया। और कुछ बच्चे अपनी ही दुनिया में चले जाते हैं, उनका अपना ही इमेजिनरी वर्ल्ड इंक्रीज हो जाता है। तो खाली ये सोचना कि इसकी लत
जो है वो एक रीज़न है कि रिपीटेटिव ये रीज़न है। तो वो तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आपको ये नहीं समझ आएगा कि बच्चा जो है क्या उसको वो कनेक्ट फील कर रहा है। तो यूजुअली अगर बच्चे माँ बाप को ये पता चलता है कि बच्चा मेरी बात सुन रहा है, मैं और वो इसको यूजुअली हम कश्मीरी में एक वर्ड यूज़ करते हैं गोश। गोश मतलब आप अपने बच्चे को कुछ बोल रहे हो और वो सुन ही नहीं रहा, अच्छा, है ना, इग्नोर कर रहा है बिकॉज उसकी जो फोकस है वो किसी और जगह पे अलग है। तो वो अंडरस्टैंडिंग पेरेंट सोचता है कि ये जानबूझ के कर रहा है, वो जानबूझ के नहीं कर रहा है। जब उसको कहीं ना कहीं निगलेक्ट किया गया है, तो निगलेक्ट करने के लिए अब वो अपनी जो कनेक्ट है वो अब वो उस मोबाइल फ़ोन से या गेम से या रील से या बाकी जो मैंने बताया उससे वो सर्च आउट कर रहा है। बट क्विकली अगर देखा जाए, क्लिनिकली टिप्स दिया जाए, तो बच्चे की नींद में असर करना स्टार्ट हो जाता है इन चीज़ों से। तो उसकी फंक्शनिंग पे असर होने लग जाता है। माँ बाप को समझ आने लग जाता है इसके खाने और ना खाने के बीच में फ़र्क आने लग जाता है। माँ बाप को ये समझ आता है कुछ तो गड़बड़ है। जब ये गड़बड़ की अनसर्टेनिटी रहती है तभी उसको जाना चाहिए किसी काउंसलर के पास या प्रोफेशनल हेल्प सीख करनी चाहिए। इवन इफ इट इज़ नॉट ए प्रोफेशनल हेल्प, प्रोफेशनल गाइडेंस। तो कॉल साहब ने जो बात कही इसमें से यही समझ में आता है कि पेरेंट्स को बहुत सतर्क होना है। पहला तो हमारा समाज इस तरह का बन गया है सर कि पेरेंट्स दोनों वर्किंग है मोस्ट ऑफ द केसेस में, और वक्त बच्चों को कम दे पा रहे हैं, तो इसमें चांसेस ज़्यादा हैं कि बच्चे कहीं ना कहीं अपना वक्त और अपना सहारा सीख करें। पेरेंट्स को कितना ध्यान रखना चाहिए, और जो वर्क कर रहे हैं, ये अब आजकल की मजबूरियाँ हैं, जो काम कर रहे हैं पेरेंट्स, वो किस तरह से अपने बच्चों को ध्यान दें और किस तरह से कॉम्पनसेट करें कि उनके बच्चे की लाइफ में वो वॉइड ना रहे। सबसे पहले तो हम एज एन पेरेंट्स ये समझना पड़ेगा कि हमारे लिए सफलता की जो परिभाषा है, कई बार सोसाइटी का जो प्रेशर है, सफलता का जो पैमाना है, पेरेंट्स की भी गलती नहीं है। एक्चुअली हम सभी लोगों ने जो सफलता का पैमाना है उसको गलत डिफाइन किया है अपने सबकॉन्शियस माइंड में। बचपन से ही जो डेफिनेशन ऑफ द सक्सेस है वो सिर्फ मनी के अराउंड में ही क्रिएट की गई है। मतलब इफ़ यू हैव अ बिग हाउस, इफ़ यू हैव अ बिग कार, इफ़ यू हैव अ बिग लाइक बैंक बैलेंस, देन यू आर द लाइक सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ। आइदर यू आर अ लाइक फादर और अ मदर। बट उसको चेज़ करने की भाग दौड़ में हम बाकी की ज़िंदगियों को भी इग्नोर कर देते हैं, और ये फैक्ट है। लाइक हम अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं, हम अपनी रिलेशनशिप को भी इग्नोर करते हैं, हम अपने मेंटल बीइंग को भी इग्नोर करते हैं, और हम अपने बच्चों के टाइम को भी इग्नोर करते हैं। मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि सब चीज़ों का इक्वल इम्पोर्टेंस है। इफ़ योर प्रोफेशनल लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट, देन योर हेल्थ, योर मेंटल बीइंग एंड योर रिलेशनशिप आर ऑल्सो इक्विवेलेंट इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानता कि आपके पास बाकी चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। इफ़ योर इंटेंट इज़ देयर कि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है और मुझे उनको टाइम देना है, देन यू कैन ईजिली मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंगली। आप उसको मैनेज कर सकते हो। इट इज़ नॉट एट ऑल के नहीं, आई कैन नॉट मैनेज माई टाइम, मैं तो बहुत बिजी हूँ। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपनी फैमिली मोमेंट्स को टाइम दें, मेमोरीज क्रिएट करें। तो जो भी टाइम आपने बच्चे को दिया है उसमें आप कोशिश करें उसको समझने की। हम यही बात कर रहे हैं कि कैसे आप बच्चे को समझने की कोशिश करें। सर, इन्होंने भी बताया और मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि ये जो गेम्स बनाए जाते हैं उसमें लेवल्स बनाए जाते हैं। हमारे पास उदाहरण है, ये कोरियन ड्रामा देख लीजिए आप, पबजी देख लीजिए जिसमें हाथ काट लिया था बच्चों ने। कई तरीके के घातक गेम होते हैं। क्या साइकोलॉजी उनकी होती है कि वो बच्चे की किस नस को पकड़ना चाहते हैं कि बच्चा एडिक्टेड हो जाए? अगर गेमिंग भी, you think like owner, I don't know all these gaming platforms and what is their agenda and all these things, but as a neutral person, what I can understand, if I do any business, I don't want it to anything which can impact the child, number one. So they have their controls, they try to do it. But what happens is it's somebody who is misusing it, even in gaming. See stages.
किस में स्टेजेस नहीं है, बैडमिंटन में स्टेजेस नहीं थी, क्रिकेट में स्टेजेस नहीं थी, सब में रिवार्ड्स मैकेनिज्म सब कुछ होता था। अब मिसयूज करने का वही है कि अगर तो वो इमोशनली वनरेबल चाइल्ड है तो वो उसको वहीं से कनेक्शन मिल रहा है एंड देन ही इज गेटिंग डिजिटली एडिक्टेड। Possibly he can get addicted to many other things also, but this is something which is very normal and commonly coming into the general public. So that's why we are discussing. Right. But the truth is, it's not only thing where the child get addicted. They can get addicted to multiple things. Right. Multiple things. So what I feel is that we have to tap the emotional vulnerability. Moment you tap it, all other things will go slow by slow down. The chances are that if you are not able to do that because you are not being trained in such manner, your parenting was not done at that stage, because हमारे जैसे इन्होंने बताया सर ने कि इमोशनली जब हमारी पेरेंटिंग हुई वो एक डिफरेंट था सेट, और आज की पेरेंटिंग डिफरेंट है, बट देयर इज सर्विसेज अवेलेबल। सी देयर आर NLP people who can understand, who can talk, there are counselor, there are therapists, there are coaches, there are even pandits which can help in that manner. So the important is that the baseline is that we don't have to be behind the game platforms, because the world is going towards gaming platform, and there are people who in today, maybe in not today, maybe in future there will be people who will get big names in that sector also. Yes. So I don't think that it is it's something which is being designed to get child bad. It is something the child is seeking some satisfactions from these channels or from these somethings to an excess level. The reason is because the problem is in that deep level. The problem is at the emotional level. तो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को हम प्रिवेंट नहीं करने, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं, कंजम्पशन वाली जो प्रॉब्लम है उसके पीछे का जो ट्रॉमा है उसको सॉल्व करना चाहिए। True. तो सर, स्क्रीन टाइम के बारे में जब पेरेंट्स अपने बच्चों से बात करते हैं तो फर्स्ट इंस्टेंस में रेजिस्टेंस आता है, किस तरह से बात करें कि टकराव ना हो? मुझे लगता है कि जब स्क्रीन टाइम कंट्रोल करने की बात आती है तो पहला चीज़ आपको ये समझनी है कि ब्रेन को ना न्यूनेस चाहिए, ब्रेन को नयापन चाहिए। अगर उसको नयापन नहीं मिलेगा तो बोर्डम बहुत जल्दी से ट्रिगर होगा, और अगर आप उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, अगर आप उसके साथ बात नहीं करेंगे, आप उसको अगर न्यूनेस नहीं देंगे, आप उसको नयापन नहीं देंगे, न्यू लर्निंग नहीं देंगे, न्यू एक्टिविटी आप नहीं करेंगे, तो उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। वो ब्रेन कहते हैं ना, ब्रेन तो डाटा कंज्यूम करेगा, उसका काम है डाटा को कंज्यूम करना, तो वो अपना वे ढूंढेगा, वो अपना रास्ता ढूंढेगा, और अदर वे से वो स्क्रीन टाइम ही उसके पास एकमात्र ऑप्शन बनेगा कि यार चलो कुछ नहीं करता मम्मा, एक थोड़ा देर फ़ोन ही देख लेता हूँ। क्यों? क्योंकि और कोई है ही नहीं ना उसके पास डाटा। तो आप उसको कैसे, रेदर आप उसको कहो कि स्क्रीन टाइम कम करो, इट्स बेटर कि आप उसके साथ बैठिए, कुछ एक्टिविटी, फिजिकल गेम्स, आजकल बहुत इनोवेटिव गेम्स हैं, आप उसके साथ बैठकर गेम्स खेलना शुरू करिए। तो जब वो बोर ही नहीं होगा तो उसको वो स्पेस ही क्रिएट नहीं होगी कि भाई मैं वीडियो गेम्स देखूं, या मैं टीवी चलाऊं, या मैं मोबाइल फ़ोन का यूज़ करूं, या मैं अकेला बैठूं, या मैं कुछ भी करूं। तो सबसे बढ़िया क्या है, एज एन पेरेंट्स आप अगर घर में हैं तो सबसे पहला काम ये करिए कि अपना फ़ोन, रूल बना लीजिए कि अपना फ़ोन आप दूर रखें। कई बार क्या होता है कि हम ही बच्चे के साथ बैठकर फ़ोन चला रहे होते हैं, या आजकल एक वीडियो कॉल का कल्चर भी बहुत चलन में है। तो होता क्या है कि बच्चा ना 70% टाइम वीडियो कॉल पे ही लगा रहता है, चाहे गेम ना खेल रहा हो, वो ना देख तो रहा हो, बट हाँ, कंज्यूम आप स्क्रीन ही कर रहे हो। स्क्रीन ही करवा रहे हो। अब हो क्या है, वो 20-20 मिनट की, 25-25 मिनट की, आधे घंटे की वीडियो कॉल चल रही है। किससे चल रही है जी? नानी से चल रही है, दादी से चल रही है, क्योंकि सब दूर रहते हैं। तो वो भी तो अब उस वीडियो कॉल कटने के बाद बच्चे ने क्या किया, दूसरा कुछ चालू कर लिया, क्योंकि अल्टीमेटली तो फोन ही है ना उसके हाथ में। तो हमें एज एन पेरेंट ये भी ध्यान रखना है कि आप ठीक है वीडियो कॉल तो करा रहे हैं, लेकिन इसका भी ध्यान रखिए कि कितनी ड्यूरेशन का होना चाहिए वीडियो कॉल। अब 1-1 घंटे का वीडियो कॉल चल रहा है, बच्चा सामने खेल रहा है और वीडियो कॉल चल रही है, और बातें कुछ नहीं हो रही, बच्चे की बस देख रहे हैं, वीडियो कॉल चल रही है। तो दैट इज अ रॉन्ग कल्चर इन विच वी आर लाइक गोइंग साइलेंटली, एंड इट इज इफेक्टिंग द चाइल्ड साइकोलॉजी। वो उसको इफेक्ट कर ही रही है। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि जब मैं घर के अंदर आता हूँ तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं फ़ोन का मिनिमम इस्तेमाल करूँ आफ्टर कमिंग फ्रॉम दी ऑफिस, और मैं
कुछ ऐसे गेम्स अपने घर के अंदर मंगवा के रखता हूँ जो हम एज एन फादर और डॉटर साथ में बैठकर फिजिकली खेल सकते हैं। और देयर आर लॉट्स ऑफ गेम्स दैट यू कैन क्रिएट एंड यू कैन प्ले विद योर चाइल्ड। मैं उसको डायरेक्टली ही नहीं बोलता कि आपको स्क्रीन टाइम कम करना है, क्योंकि उसको नहीं पता व्हाट इज स्क्रीन टाइम। तो आप एक ऑल्टरनेटिव अच्छा दे देते हैं जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। दैट्स आल्सो गुड वे ऑफ डूइंग इट, राइट। सर, आपने बहुत सारे बच्चों से डील किया होगा। ऐसे मामले आते हैं कि जो बच्चे गेम खेलते हैं जिसमें रैंकिंग्स होती हैं, नंबर होते हैं, कहीं ना कहीं जाकर उनमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है या एक सैड स्टेट ऑफ माइंड बन जाता है। ऐसा अपने आप में डेवलप होता है क्या बच्चों में? अगेन 2 ऑप्शंस हैं इसमें कि बच्चा जो जब रैंकिंग्स आते हैं किसी चीज़ में, कहीं पे भी उसको रैंक मिलता है 1 2 3 4, हो सकता है कि एकेडमिकली ही इज़ नॉट स्ट्रॉन्गर बट ही इज़ बीइंग जज फॉर एकेडमिकली एंड देयर इन द गेम्स वेयर ही मे अचीव वन गेम, it will give them the quick confidence which he is seeking actually. Right. So the point is that ranking in itself is basically, it's basically good for those people or those students who are emotionally strong, because they understand that even if I'm not today 1, I can be at 4 or 10 or 20 or 30. Not on this skill, I will be better in some other skill. But the people, the children who are being cursed in the homes, I have used very strong words. Ill spoken में भी बुरी तरह से बात की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, and traumatized by, and you know, continuously being threatened that you are not doing this, so you will not get this also. So in bargain game, in that children's getting one first means that somebody will love me. अच्छा। So he is seeking not number 1, he is seeking love. So if you give him love at any stage, whether it is on third stage or 10th stage, these things will not work. But if love is not there, the child is going to get that first, and for that he might go for the games or any other addiction potentials where it can go. अच्छा, ऐसी स्थिति में जब हम जाते हैं और बच्चों का, जैसे सर ने बताया कि कनेक्ट फिर मोबाइल से हो गया, अब वो कनेक्ट हटाने के लिए जब आप कोशिश करेंगे तो वो भी बहुत ईजी एक्सपीरियंस शायद पेरेंट के लिए ना हो। तो ऐसी स्थिति में जब बच्चा चिड़चिड़ा होने लगता है या रोना धोना है, टैंट्रम्स थ्रो करने लगता है, इसको कैसे डील करे पेरेंट? पहले टेंट्रम इज़ अ बिहेवियर दैट चाइल्ड इज़ डूइंग। पहले ये समझना पड़ेगा, अगर वो इरिटेट हो रहा है या टेंट्रम शो कर रहा है या चिड़चिड़ापन वो कर रहा है, तो वो एक बिहेवियर रिस्पॉन्स है जो आपको आउटर लेयर पर दिख रहा है। लेकिन उसके पीछे का जो ट्रिगर पॉइंट है वो क्या है, जब तक आप उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक आप उसको डील नहीं कर सकते। कई बार हम ये देखते हैं बड़े लोगों के अंदर कि कई बार जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ का एडिक्शन के अंदर होता है, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो सिगरेट हो, या चाहे वो मोबाइल फ़ोन ही हो। आजकल मोबाइल फ़ोन का भी एक एडिक्शन है, या सोशल मीडिया का भी एक एडिक्शन है। और आप अगर डायरेक्टली ये कोशिश करेंगे कि मैं उसको तुरंत ही एकदम उससे छीन लूँ, जैसे कि इस केस के अंदर देखने को मिला हमें, जो कोरियन वाला केस है, कि पेरेंट्स ने उसका यूट्यूब डिलीट कर दिया, उसका गेम छीन लिया और एकदम सब कुछ कट कर दिया। तो अगर आप उस ट्रिगर पॉइंट को समझे बिना आप अगर बिहेवियर पर एक्ट करेंगे तो यही कॉन्सिक्वेंस होंगे कि ब्रेन को वो चीज़ नहीं मिलेगी जो एक्चुअली में उसको चाहिए होती है, और फिर वो इस तरीके से रिएक्ट करता है। तो टू डील द एडिक्शन you have to understand the structure of the addiction. In the structure of the addiction there is 3 steps. One is the trigger, second is the behavior, and third is the reward. तो बिहेवियर के बाद उसको एक रिवॉर्ड मिलता है। वो ब्रेन को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप सिगरेट पी के उसको अच्छा महसूस कराते हैं या अल्कोहल पी के अच्छा महसूस कराते हैं या उसको बाहर घूमकर आप अच्छा महसूस कराते हैं। ब्रेन का एक सिंपल सा एजेंडा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई व्यक्ति स्ट्रेस में है और उसको लगता है स्ट्रेस में है, वो बाहर गया, उसने सामने एक दुकान से सिगरेट ली और उसने सिगरेट पी, वो आया, उसको थोड़ा सा रिलैक्स मिला। अब फिर बॉस से कुछ उसकी नोक झोंक हो गई, फिर स्ट्रेस आया, वो फिर से गया, उसने सिगरेट ली और उसने कंज्यूम किया। तो आप अक्सर ये देखेंगे कि जो भी व्यक्ति किसी एडिक्शन से गुजर रहा है, उस एडिक्शंस के पीछे एक ट्रिगर है। वो ट्रिगर इमोशंस हो सकते हैं, जैसे कि सर ने कहा कि बच्चों के केस में इमोशंस हो सकते हैं,
वो कुछ लाइक विजुअल हो सकता है, किसी को देखकर उसके अंदर कोई भाव आती है, मानो कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो या कोई ऐसा इंसिडेंस। कई बार ऐसा होता है लाइक बच्चों के केस में डॉग आ गया और तो डॉग को देखकर अब वो डर जाएगा हर बार कि भाई डॉग आता है तो वो काट लेता है। या फिर एक मेरे फ्रेंड है, उनको आंधी के अंदर बच्चा फंस गया तो एक ऐसा ट्रॉमा उसके मन में बैठ गया, जब भी वो हवा तेज चलती है तो वो कह रहा है मेरे को आंधी आ गई, मेरी आंखों में मिट्टी आ गई। तो इमोशंस कैन बी द ट्रिगर, वॉइस कैन बी द ट्रिगर, विजुअल्स कैन बी द ट्रिगर्स, और इवन द स्मेल कैन बी द ट्रिगर्स। तो स्मेल का भी एक अपना ट्रिगर पॉइंट होता है, जब भी वो उस तरीके स्मेल को सूंघेगा उसको ट्रिगर हो जाएगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि कैसे उसको डील किया जाए, अगर कोई टेंट्रम शो कर रहा है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप उस बच्चे के ट्रिगर को समझिए कि वो फ़ोन चलाता ही क्यों है। रेदर देन आप फ़ोन छीन लें एकदम से, बेटर होगा कि आप उसके इमोशनल ट्रॉमास को समझें, उसकी बोरडम को समझें। बोरडम भी एक कारण हो सकता है, कई बार बच्चा बोर होता है, कोई बात करने के लिए नहीं है, कोई खेलने के लिए नहीं है, और आप उस पर चिल्ला रहे हैं बैठकर, तो फोन चलाता रहता है। आया फादर आए, गुस्से में बॉस से लड़ाई हो गई होगी ऑफिस में, आके सारा गुस्सा किस पे निकाल दिया? बच्चे पे निकाल दिया कि तू फोन ही चलाता रहता, जब भी मैं देखता हूँ तेरे को कितनी बार मना किया है तेरे को। लेकिन आप पहले अंडरस्टैंड तो करो कि भाई उसको फोन चलाने की नीड पड़ ही क्यों रही है। देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। और अगर आप वो नहीं समझेंगे और अपना गुस्सा आप उस पर निकालेंगे तो वो भी टेंट्रम शो करेगा, राइट। कई बार बच्चा जिद करता है किसी चीज को खरीदने की, तो दिलवाना चाहिए एज एन पेरेंट्स के नहीं दिलवाना चाहिए। भाई वो टॉय की जिद कर रहा है या किसी खिलौने की जिद कर रहा है और आप कहते हैं नहीं ये नहीं लेना चाहिए उसको, तो फिर वो टेंट्रम शो करता है। और हम कई बार क्या कहते हैं, अरे नहीं छोड़ो इसको करने दो, ये तो करता ही है, ऐसे जिद करता ही है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उसका पर्पस टॉय को लेना नहीं है, उसका पर्पस है उसको अच्छा महसूस हो, उसको वो खेले चीजों को, उसको टॉय से कोई मतलब नहीं, उसको न्यूनेस की, उसको तो चिड़चिड़ेपन का जवाब चिड़चिड़ापन और डांटना नहीं हो सकता, उसको समझना हो सकता है। सो इसी को मैं क्लिनिकली जो हम देखते हैं वो ये है कि जैसे फ्रस्ट्रेशन है, सो द पॉइंट इज़ कि क्या पेरेंट्स या मदर या फादर जब बच्चे को किसी चीज़ के लिए रोक रहे हैं और वो वहाँ से वापस एंग्री हो रहा है या नहीं मान रहा है, और बट क्या वो खुद ही अपना कंट्रोल कर पा रहा है मोबाइल फ़ोन को, और जो नॉर्मल है, बिकॉज एवरी टाइम द नॉर्मल जो लाइन है वो चेंज हो रही है, सो स्क्रीन टाइम की भी। बट अगर वो इमोशनली स्टेबल है और स्क्रीन देख रहा है, सो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नो द पॉइंट इज़ कि हम डर रहे हैं क्योंकि अब हर जगह पे ये बात हो रही है कि डिजिटल एडिक्शन है, हर मोबाइल देखना एडिक्शन नहीं है। एडिक्शन है कि नहीं है वो आम इंसान बता भी नहीं सकता, उसके लिए आपको क्लिनिकली हेल्प लेनी पड़ती है, आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, आपको साइकेट्रिस्ट, तब आप बोल सकते हैं एडिक्शन है। क्या वो एडिक्शन चूज़ कर रहा है बच्चा? वो बच्चा एडिक्शन चूज़ नहीं कर रहा है और उसको पता है आज की एज में कि एडिक्शन होता क्या है। सो पहले तो उसको ही इज़ ऑल्सो वाइज इन अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स, बट क्योंकि माँ पेरेंट्स का ये ऑब्जेक्टिव है कि वो मोबाइल कम देखना चाहिए, तो वो उससे बातचीत करके ज़रूरत अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि वो क्यों देख रहा है और किस लिए देख रहा है और देखना चाहता भी है कि नहीं चाहता है। बिकॉज आजकल बहुत सारे ये हैं इन्फ्लुएंसर्स हैं। अब इन्फ्लुएंसर्स मोबाइल पे नहीं वर्क करेंगे तो कहाँ करेंगे? आजकल एयर पोल्यूशंस की वजह से बच्चे जो है मोबाइल पे ही क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, वो भी स्क्रीन है। सो एवरीथिंग इज रिवॉल्व। सो द इम्पोर्टेंट इज़ कि ऑटोनमी बच्चे के साथ साथ एडल्ट का होना ज़रूरी है। बट अगर आपको नहीं पता है कि ये क्यों हो रहा है, सो गो एंड चेक विद द एक्सपर्ट बिफोर एक्टिंग ऑन योर चाइल्ड। और फोर्स तो बिल्कुल ही नहीं, बिकॉज अगर आप फोर्स कर एक चीज को रोकेंगे तो वो दूसरी जगह से छुप के देखेगा, सो इट डजंट सॉल्व योर पर्पस। गेमिंग की लत जिसको हम कहते हैं या मोबाइल की लत आम भाषा में कहते हैं, बच्चा मेरा खाली पूरे टाइम फोन देखता रहता है, ये कितनी सही है और इसको कितने अच्छे से पेरेंट्स मैनेज कर सकते हैं? सी हमें पहले तो ये समझना पड़ेगा कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की नहीं है। There are whole ecosystem which is working here. The government is working, private institutions are working, schools are working on it.
So the help is there. The only thing what parents have to understand and change, which Mr. Gaur also highlighted, that you have to increase the listening. After listening, after discussion, for 3 months, 4 months, 6 months, things doesn't change up. So don't wait. Go for and seek help. Help from counselor, help from psychiatrist, help from any mental health professional. Because ये चीज़ें जो हैं ये चेंज की जा सकती है. It's avoidable. अगर किसी को एक्सट्रीम एडिक्शन भी है तो वो उसका भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है. सो ऐसा नहीं है कि अवेलेबल नहीं है ट्रीटमेंट. सो मेरा पेरेंट्स के साथ यही एक, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पेरेंट चाहता क्या है, the welfare of the children, and the children welfare, sometimes parent become an obstacle between the child and the treatment. So they have to, so how they become obstacle is because they understand there is something a problem but they don't act on it because of shame, because of कि अरे मेरा बेटे को कोई mental problem नहीं है. So but you have to see that whether you are empowering your child or your actions are going hell day by day. So it becomes day, and then these things happen. Right. So imagine if the parents or the society or the school has acted it maybe 5 years down the line or even 5 months down the line. So maybe the story will be different. इसको बचाया जाए. So that प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और उस पे एक्ट करें. एक्ट करें. Don't wait. In at least for the children's, don't wait. सर 3 गोल्डन रूल पेरेंट्स के लिए, पेरेंटिंग के, क्विकली. पहला गोल्डन रूल पेरेंटिंग के लिए कि डोंट ट्राई टू कंट्रोल योर चाइल्ड. इफ़ यू ट्राई टू कंट्रोल योर चाइल्ड दे विल गो आउट, मतलब वो आपके हाथ से बाहर चले जाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट कि आपका बच्चा आपने ओन नहीं किया है, मतलब आपने ठीक है उसको ज़िंदगी दी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी लाइफ को ओन करते हैं. आपके हिसाब से ही वो सब चीज़ों को करेगा. माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ फ्रीडम इज़ द बिगेस्ट थिंग. मतलब ट्राई टू गिव द फ्रीडम टू योर चाइल्ड in a control manner. ठीक है. Sometimes over protective and over controlling can go wrong. Go wrong. Second time is second golden rule is spend as much as time you can spend with your child. उसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो लर्निंग और जो अंडरस्टैंडिंग आपके बच्चे की आपके साथ टाइम स्पेंड करने से मिलेगी वो कुछ भी नहीं, कहीं से भी नहीं मिल सकती. जहाँ मौका लगे, जैसे मौका लगे, आप मोमेंट्स और मेमोरीज उसके लिए भी क्रिएट कर सकते हैं और अपने लिए भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द लाइफ आपको वही याद रहने वाली हैं. तो अच्छे मोमेंट्स ही आपको याद रहेंगे, राइट. और डोंट ब्रिंग, थर्ड गोल्डन रूल इज डोंट ब्रिंग योर ऑफिस स्ट्रेस टू योर होम. ठीक है. ऑफिस की बात है ऑफिस में, और घर पे आपका कई बार क्या होता है ना, मैं एज एन लाइक मेल I have a multiple role, you as a mother have a multiple role. आप ऑफिस में होते हैं तो आप एक हो सकता है बॉस हैं या आप एक किसी रोल में हैं, और जैसे ही आप घर जाते हैं तो आप विद इन हाफ एन आवर आप वहाँ से ऑफिस के रोल से चेंज होकर स्विच होकर आप मदर हो जाते हैं. समटाइम्स वी कैन नॉट स्विच आवर रोल सो क्विकली, और हम वो जो सेकंड रोल है उसको घर पे कैरी कर चलते हैं, और घर का रोल हम ऑफिस में कैरी करके चलते हैं. तो ये बच्चे पर इम्पैक्ट करता है, उसके लिए मैटर नहीं करता. To add that, if the parent is not able to do that switching wisely, and he's trying but he's not able to do it, he also need to get the help. Because the body, the mind has been made in such a way that we can do that. But if we are not able to do that, so one should practice emotional hygiene. And if it doesn't work, so what is emotional hygiene is spending time on yoga, going for morning walk, night में mobile नहीं देखना, sleep time is very important. So what has happened is he has actually created another topic, that is it a parent first has to be seen that whether he is suffering from something or a child is suffering from अगर वो something. अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं तो उस पे भी एक्ट करना चाहिए, उससे बच्चे पे भी फर्क पड़ेगा. तो आज की बातचीत में ये तो साफ हो गया है कि ऑनलाइन गेमिंग की लत के लिए अकेले बच्चे जिम्मेदार नहीं हैं. आज ज़रूरत डर फैलाने की नहीं है बल्कि समझ बढ़ाने की है. ज़रूरत बच्चे को रोकने की नहीं है बल्कि उससे बात करने की है.
ये समझने की है कि खेल जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए, पूरी जिंदगी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी और दीपक जी, आप दोनों का आने के लिए। आपका भी बतरस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।